So students, in previous lecture we studied about the classification of matter and now we are going to study about the laws of chemical combination कि chemical reaction करने में कौन कौन से laws apply होते हैं, right? From that, first law is law of conservation of mass, which means mass can neither be created nor be destroyed. ना तो mass हम create कर सकते हैं ना destroy, वो conserved ही रहेगा. Like जो तुम्हारा reactants का mass है वही तुम्हारा क्या आएगा in total product का mass आएगा, right? Second law is law of definite proportion. And one more thing, this law of conservation of mass was given by Lavoisier, right? And moreover, law of definite proportions. It means that compound always contain exactly same proportion of element by weight. Let's say if I take example of water, right? It means that what does this law says कि जितने एलिमेंट्स इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उनका प्रोपोर्शन सेम रहेगा. व्हाट डज दिस मीन कि चाहे तुम वाटर ले लो औरों का, चाहे तुम सी वाटर ले लो, चाहे रिवर वाटर लो, जो मर्जी सोर्स हो वाटर का, उस केस के अंदर जो तुम्हारे वाटर के अंदर एलिमेंट्स की कॉम्पोजिशन रहने वाली है दैट विल बी ऑलवेज 1:8. अब ये 1:8 कहां से आई? यू वेरी वेल नो कि हाइड्रोजन का मास होता है 1. यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 2. रेशियो ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16. सो व्हेन आई कट इट दैट कम्स आउट टू बी 1:8. तो ये जो रेशियो है 1:8, it will be same in every case. From whichever source you get the water, the ratio of these elements in compound water will be 1:8, right? Next is law of multiple proportions. This law was given by Dalton. You have listened the name of scientist Dalton. So what does this say? If two elements can combine to form more than one compound, अगर दो elements combine करके एक से ज्यादा compound बना रहे हैं, the mass of one element that combined with the fixed mass of other element are in ratio of the small whole numbers. अब इसका क्या मीनिंग है? बेसिकली एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे फर्स्ट रिएक्शन मैंने ये वाली ली है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाला, वाटर बन गया. ठीक है जी. हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पे इन टोटल वाटर का कितना आ गया? 18. यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट लॉ भी समझ आ रहा है कि जो मास है कंजर्व्ड रह रहा है. अगर रिएक्टेंट साइड पे 18 है तो प्रोडक्ट साइड पे भी 18 ही रह रहा है. ये नहीं है कि प्रोडक्ट साइड पे मास इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया. ठीक है. अगर मैं इस लॉ को समझाऊं तो दूसरी रिएक्शन देखिए, H2 + O2 क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. मतलब मैंने दोनों रिएक्शंस में मेरे रिएक्टेंट सेम है बट नो डाउट उनका कॉम्पोजिशन डिफरेंट है. जैसे मैंने यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन लिया मॉलिक्यूल, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट लेकिन जो रिएक्टेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स है, वो तो मैं सेम ले रही हूँ. दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है. इस केस में वाटर बन रहा है, इस केस में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन रहा है. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि यहाँ 2 ग्राम 16 ग्राम गिव्स 18 ग्राम. In this case 2 gram plus 32 gram is giving out to be 34 gram. अब कहने का मतलब क्या है? If two elements can combine to form more than one compound, बन रहा है more than one compound, the mass of one element that combined with the fixed mass of other element. अब तुम यहाँ क्या देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन का मास तो दोनों केस में फिक्स्ड है. वेरी किसका कर रहा है? ऑक्सीजन का कर रहा है. तो जिसका मास वेरी कर रहा है उसकी अगर हम रेशियो निकालें, वो जो रेशियो आने वाली है दैट विल बी अ स्मॉल होल नंबर. होल नंबर तुम समझते हो, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये आपकी जो रेशियो निकल के आई है दिस इज 1:2. तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज. हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन विल कंटिन्यू विद द फर्दर लॉज. So now next fourth law is Gay-Lussac law of volume. So नाम से क्लियर हो रहा है ये किसने दिया था? Gay-Lussac ने दिया था. तो what does this law says? When gases combine or are produced in a chemical reaction, जब gases किसी reaction में combine करें या फिर produce हो तो they do so in a simple ratio. तो उस केस में उनकी जो by volume ratio है वो एक simple ratio रहेगा. लास्ट लॉज में हमने जो रेशियो पढ़ी थी दैट वाज रेशियो बाय वेट, रेशियो बाय मास. इसमें आपकी जो रेशियो है दैट इज रेशियो बाय वॉल्यूम. कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो भी तुम गैसेस कंबाइन करवा रहे हो, जो भी गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि वो गैसेस सारी सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे हों. ठीक है. तो ही उनका जो बाय वॉल्यूम रेशियो है दैट विल बी अ सिंपल रेशियो. तो जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, अगेन सिंपलेस्ट रिएक्शन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बना रहे हैं. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और गैसेस कंबाइन हो रही हैं.
तो लेट्स से मैंने हाइड्रोजन लिया 100 ml और ऑक्सीजन है 50 ml, तो इनका जो रेशियो अगर मैं देखूं तो इट कम्स आउट टू बी 100:50, दैट इज 2:1. तो ये एक सिंपल रेशियो है. दिस इज व्हाट गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम सेज. नाम से क्लियर है, हम वॉल्यूम के केस में बात कर रहे हैं, रेशियो किसकी ले रहे हैं, वॉल्यूम्स की ले रहे हैं, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है लास्ट लॉ विच इज एवोगैड्रो लॉ. तो एवोगैड्रो लॉ में आपके पास क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, अगर आप किसी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर, वही सेम कंडीशन है यहाँ पे, दैट शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो वेरी वेल नोन है कि अगर आप किसी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले रहे हो, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, तो उनके अंदर जो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो इन टोटल हमने लॉस जो है पढ़े हैं वो टोटल 5. ठीक है, ये 5 तुमने पढ़ने हैं. पहला था कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, थर्ड आपने करा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और फोर्थ है गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, और फिफ्थ है एवोगैड्रो लॉ. तो यहाँ हमारा जो लॉस वाला टॉपिक है वो होता है खत्म. हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. So now next is your Dalton's atomic theory, right? You have also read the law which was given by Dalton. Now it's a theory which was given by Dalton, that is Dalton atomic theory. अब इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, यानी कि डाल्टन ने क्या कुछ बोला अपनी इस थ्योरी के अंदर. तो पहली चीज, इट वाज सेड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स. लेट यू नो दैट इस 5 पॉइंट्स के अंदर काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होंगे कि ये गलत है, बट स्टिल डाल्टन ने इसको ऐसे दिया था. उसके बाद हमारे पास आई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, तो वो मैंने इसलिए इन कंपैरिजन लिखा तो तुम्हें पता चल जाए ये जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है यही डाल्टन के क्या थे, ड्रॉबैक्स थे, कि जो पॉइंट्स उसने गलत बोले वो बाद में रेक्टिफाई करे गए थे. तो पहली चीज व्हाट इट वाज सेड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, कि मैटर ऐसे एटम्स का बना हुआ है जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते, जो कि ये बात गलत थी, वो आगे हम मॉडर्न में पढ़ेंगे. Second point was said that all the atoms of given element, एक एलिमेंट के जो सारे एटम्स हैं उन सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है, आइडेंटिकल मास होता है, सब कुछ आइडेंटिकल, सब कुछ सेम होगा अगर वो सेम एलिमेंट है. तीसरी बात क्या बोली कि अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट है उसके मास डिफर करेंगे, मतलब वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हर एक एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होंगे, राइट. फोर्थ चीज क्या बोली, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब एलिमेंट के जो एटम्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करें, तो उस केस में क्या है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड. फिफ्थ थिंग वाज सेड दैट केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, बेसिकली उनके अंदर एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, कि हमने रीअरेंज कर दिया एटम्स को एंड देन वी आर गेटिंग द न्यू प्रोडक्ट्स. और एक चीज और बोली, दीज आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. वो तो चलो ठीक है, बात की चीजें कंजर्व रहती है, बैलेंस स्टेट में रहती है. इट्स नॉट क्रिएटेड एंड एज वेल एज इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड इवन. ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है. अब पॉइंट ये है कि इसमें काफी चीजें गलत थी, ड्रॉबैक्स थे इस थ्योरी के. वो क्या थे, तो लेट्स सी द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी. उसने क्या बोला, एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इनडिविजिबल. तुम्हें भी पता है कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है. किस में डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसमें डिविजिबल है ये एटम. ठीक है, इसके आगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. दूसरी बात इसने बोली थी कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, दीज आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स. हाउ, अगर मैं बोलूं कार्बन 612, ये 6 एटॉमिक नंबर है सबका, वेयर तुम देख सकते हो एलिमेंट तो सेम ही रह रहा है कार्बन, लेकिन उनके मासेस डिफरेंट है. अगर ऐसा केस हो तो अब हम इनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स. ठीक है जी, एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स बोला जाता है. क्लियर है जी. थर्ड क्या है कि आपके पास अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं, उसने बोला कि वो हर एक एस्पेक्ट्स में डिफरेंट होंगे, बट नहीं, वो कुछ एस्पेक्ट्स में सिमिलर भी हो सकते हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल हूं कार्बन और नाइट्रोजन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास 14, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास 14. तो यहां तो उनका मास नंबर सेम आ गया, चाहे एलिमेंट्स डिफरेंट है लेकिन उनके मास नंबर्स क्या है, सेम. तो दे आर सेम इन सम एस्पेक्ट्स. तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स. तो आपने यहाँ दो नई टर्म्स सीखी, नई वाली टर्म्स हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार्स.
आइसोटॉप्स वो है जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो वेयर एज मास नंबर डिफरेंट हो। और आइसोबार्स में क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर क्या हो, सेम हो। ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन। अब इस चीज को इस तरीके से मत सोचना कि अभी तो आपने बोला कि एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कैसे हुआ। बट बच्चे अगर हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर तो एटम भी रोल प्ले कर रहा है ना, उसके अंदर तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हम एटम ले रहे हैं, उसमें हम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ा ना रिएक्शंस करवा रहे हैं, वो तो हम एलिमेंट्स के एटम्स का स्मॉलेस्ट यूनिट ले रहे हैं, राइट। तो इसीलिए दिस पॉइंट इज वेरी वेल करेक्ट कि जो एटम है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि रेशियो जिसके अंदर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं दैट विल बी फिक्स। जैसे मैंने आपको वाटर के केस में बोला वो 1:8 है तो 1:8 ही रहेगा, चाहे आप जहां मर्जी से पानी ले आओ। ठीक है, तो वो फिक्स्ड है, बट वो कह रहे हैं दे आर नॉट सिंपल इंटीजर्स। जरूरी नहीं है कि हर एक केस में तुम्हें वो इंटेग्रल वैल्यू जो है वो सिंपल मिलेगी, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, बट वो होगा क्या, एक फिक्स्ड वैल्यू ही होगी। ठीक है जी। तो दिस वाज द थिंग अबाउट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अभी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के 1-2 पॉइंट्स और है, जस्ट हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, देन आई डिस्कस दैट। So we were discussing about modern atomic theory. तो उसका 6th point क्या है, atoms of one element can be changed into the atoms of other element. अब इसके एग्जांपल तुम समझ सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन से। अगर तुमने थोड़ा याद हो, तुमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे अगर यूरेनियम है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अगर उसके अंदर हम न्यूट्रॉन्स को स्ट्राइक करवाते हैं, है ना, तो उस केस में वो चेंज कर जाता है क्रिप्टॉन में। तो ऐसे जो एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज हो जाए विद द हेल्प ऑफ सम सब एटॉमिक पार्टिकल, तो वो इस एग्जांपल के अंदर हम कोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, तो दैट एग्जांपल कैन बी कोटेड ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो मास है एटम्स का वो एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये आपका एनर्जी मास रिलेशन है। किसने दिया था इस रिलेशन को, आइंस्टाइन ने। तो ये रिलेशन क्या बोलता है कि E इज इक्वल्स टू mc²। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपके पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है ना, दैट इज अबाउट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक से तुम्हें क्लियर हो रहा है कि हम एटम के मास की बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर से क्लियर हो रहा है कि हम मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे। तो एटम मीन्स अ सिंगल एलिमेंट, जैसे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, लेकिन अगर मैं उन 2 हाइड्रोजन एटम्स को कंबाइन कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, H2। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, मॉलिक्यूलर मास की कैटेगरी में आएगा, राइट। अब इट्स वेरी वेल नोन, तुम्हें हाइड्रोजन का मास पता है 1 है, अगर 2 आ जाएंगे तो 2 × 1 कर दोगे, 2 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते कैसे, कहां से इस चीज का ओरिजिन जो है वो शुरू हुआ। वैसे जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के हमारे पास काफी इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं जो हम यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली प्रीवियस टाइम्स में कैसे करा जाता था, जब अपने पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तो बेसिकली एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए ना हमने एक रेफरेंस लिया। तो सबसे पहले जो रेफरेंस लिया गया वो लिया गया था हाइड्रोजन का। देन उसके साथ कैलकुलेशंस वर लाइक नॉट इन एक प्रॉपर एग्रीमेंट, तो हमने उसके बाद रेफरेंस जो लिया, जो आज हम रेफरेंस यूज भी करते हैं कई बार, वो है कार्बन 12 का रेफरेंस। तो कार्बन 12 मैंने स्पेसिफाई क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कार्बन के आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं, 12, 13, 14, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो कार्बन 12 मैंने एज आइसोटॉप कंसिडर करा। 1 AMU, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, तो उसको आप 1U भी लिखते हो। आजकल जो लिखा जाता है वो 1U, 1 यूनिट से डिनोट करा जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप AMU भी लिख सकते हो और U भी लिख सकते हो। तो इसको कैसे हमने डिवाइन करा, इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये वाली चीज आई कहां से, उसके लिए इधर ध्यान दो जरा। कार्बन 12 है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हें पता है 6 होता है। अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो क्या होती है, 2 और 4। तो यानी कि आपके जो न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और बाहर वाले शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अगर मेरे को इस कार्बन 12 एटम का मास निकालना है, तो आई वेरी वेल नो कि मेरे को मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। 6 प्रोटॉन्स है तो 6 प्रोटॉन्स का मास, 6 न्यूट्रॉन्स है तो 6 न्यूट्रॉन्स का मास। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास जो होता है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल।
तो हम उनको अनइक्वल ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी क्या कंसिडर कर लिया, मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इक्वल है तो मैं इक्वल वैल्यू भर सकती हूँ, ज्यादा कोई फर्क है नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। तो ये मेरे पास कार्बन 12 एटम का मास आ गया। तो वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया, क्योंकि मेरे पास क्या है 1/12 किसका, कार्बन 12 का, फिल कर दिया। 12 के साथ 12 कैंसिल। अब 1 AMU के अंदर कितना मास है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम। ये वैल्यू आपको एज सच याद होनी चाहिए आगे फर्दर क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है जी। तो अब ये थी कहानी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की। देखो मॉलिक्यूलर मास इट इज जस्ट द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, क्योंकि मॉलिक्यूल बना कैसे, एटम्स को मिला के तो बना हुआ है। तो आप इसमें क्या करते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ले लूं NH3, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, नाइट्रोजन का मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 3 है, तो 3 इंटू मास ऑफ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 14 प्लस 3 आपके पास कितना आ गया 17 ग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है नाइट्रोजन अमोनिया NH3 अमोनिया का मास। तो ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल था, एटम्स के मासेस का सम करा तो मॉलिक्यूलर मास निकल गया। बट उससे पहले तुम्हें एटॉमिक मास पता होना चाहिए कि वो कहां से आया। बेसिकली 1 AMU किसके इक्वल होता है। इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास में तुम क्या करते हो, उनका एवरेज लिखते हो। एवरेज के लिए ना तुम्हें एक चीज जो चाहिए वो चाहिए उनकी रिलेटिव अबंडेंस, कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, पर्टिकुलर एटम है, उसकी अबंडेंस क्या है नेचर में। वो तुम्हें क्वेश्चंस में गिवन होगा, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें याद नहीं करना है, बस तुमने उनका क्या निकालना है, एक एवरेज निकालना है। तो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ कि एटॉमिक मास भी होता है और उसका एवरेज भी निकाला जा सकता है। फिर एक बात होती है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या है ये भी सेम चीज, बस इसमें एक चीज का डिफरेंस क्या है कि ये तब यूज करते हैं जब मॉलिक्यूल्स डू नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट यूनिट्स। अब इसका क्या मतलब है, जब आपका जो कंपाउंड है वो एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो एज अ आयंस एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल तुम्हें लेके बताऊं, तो अगर मैं ले लूं NaCl की एग्जांपल, जस्ट वॉच ओवर हियर। अगर मैं यहां पे ले लूं NaCl, ठीक है जी। तो Na यहाँ पे आयंस पॉजिटिव है, Cl यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो सोडियम का मास मेरे को वेरी वेल नोन है, कितना होता है 23, और क्लोरीन का होता है 35.5, ठीक है। जब आप 35.5 और 23 का ऐड करेंगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो करा तो वही चीज है, मासेस को तो हमने ऐड ही करा है, बस फर्क क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आयंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में NaCl में आयंस एज अ Na पॉजिटिव आयंस एग्जिस्ट कर रहा है और Cl एज अ नेगेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तुम्हें पता है पॉजिटिव वालों को कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिव वालों को अनायंस बोलते हैं। तो इन नटशेल क्या है कि हमने लॉस के बारे में डिस्कस कर लिया आज, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया मासेस के बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसके अंदर मेन चीज तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि हम कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। और जो आपका एटॉमिक मास है दैट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो जो आपके पास कितना आया था 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर -24 ग्राम, राइट। फिर आपको एक चीज पता होनी चाहिए फॉर्मूला मास के बारे में, कि उसके अंदर आप मॉलिक्यूल एज अ डिस्क्रीट यूनिट्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो आप क्या लेके चल रहे हो, एज अ आयंस लेके चल रहे हो। कहानी वही है, करना वही सेम है कि मासेस को ऐड करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब आप निकाल सकते हो, आप CO2 का मास निकाल सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड का मास निकाल सकते हो, कोई भी आपको कंपाउंड दे दिए जाए H2SO4। बट अब बात क्या है कि इसके लिए आपको जो मास है वो पता होने चाहिए। मास नहीं पता होगा, कई बार गिवन भी होता है बट हम रिस्क नहीं लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए मास, तो एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो 1 to 20 एलिमेंट्स के तुम्हें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वेरी वेल नोन होने चाहिए। अब आफ्टर डूइंग ऑल दिस तुम ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इनका तुम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो आराम से। तो डू दिस क्वेश्चंस। अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी डाउट आता है तो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन एंड आई विल रिप्लाई यू। ओके, थैंक यू।